Hello, friends. A very warm welcome to one more session of taking up understanding what is happening around us so that we can link it with the examination and try to understand in a more smart way. Now, government sanguine on growth, यानी गवर्नमेंट इस बात को लेके पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, जैसे आप प्रीलिम्स या एग्जामिनेशन को लेके कॉन्फिडेंट धीरे धीरे होते हैं कि टैरिफ वॉर के बावजूद भी हम ग्रोथ को कर लेंगे. So there are two fronts. One is internal front, one is external front. So geopolitical tension and the uncertainty around trade policies, it is going to not impact us so much कि हम कर ही ना पाए शॉर्ट टर्म में या फिर मीडियम टर्म में. सो इसमें कीवर्ड क्या हुआ? एक हुआ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स. तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर यानी क्वार्टरली आपके पास रिपोर्ट आती है, मंथली रिपोर्ट आती है, आरबीआई की आती है, मिनिस्ट्रीज की आती है, आपका इन्फ्लेशन एक है, उसके बाद मार्केट की जो सिनेरियो है और आपका रुपये की पोजीशन है. एक्सटर्नल फ्रंट में आपका एक्सपोर्ट कैसा जा रहा है और उसके बाद आप आने वाले क्वार्टर में आप कैसे देखते हैं जो आपके एफटीएज हो रहे हैं, साथ साथ में जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें आप कैसे हैंडल करेंगे. सो दिस इज व्हाट इज व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिक एंड ऑल दैट. तो दैट इज वाई सेंटर सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा आप स्टेट भी सोचिए. जैसे पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्पोजेबल इनकम मिडिल क्लास के पास लेके आएगा, लेकिन हमने पहले भी चर्चा की कि वेयर इट इज गोइंग टू गिव. एंड देन सेकेंडली वी आर ऑल्सो सीइंग, कैसे हमने बात की थी, कैसे सेबी इज ब्रिंगिंग मोर nuance changes with respect to conflict interest and with respect to what is going to be happen, what we are going to help, what is going to we are going to help and we are going to create such kind of condition. एफडीआई इनफ्लो रॉबस्ट है. हमने रेमिटेंसेस की बात भी की थी जिसमें व्हाइट कॉलर रेमिटेंसेस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड वो हमारे बढ़ रहे हैं. सो यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस कंटिन्यू टू हैव ए फाइन बैलेंस फिजिकल कंसोलिडेशन में, वेलफेयर में और ग्रोथ में. लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको आना चाहिए. हमारा जीडीपी टोटल कितना है? हमारा उसके बाद जो है आप देखिए हमारा रेवेन्यू और हमारा जो फिजिकल कंडीशन है वो आपको पूरी पता होनी चाहिए. पहले यूपीएससी में प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, जीएनपी, जीडीपी, और उसके अंदर भी एग्जैक्टली वो पूछता था कि आपको क्या पता है कि ग्रॉस क्या है, फिर आपको ये पता है कि एक्चुअल कितना है. सो दोज काइंड ऑफ आइडियाज एंड वीडियोज विच यू हैव कवर्ड इन आवर अदर सीरीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके आंसर में दम आए, नहीं तो नहीं आ पाएगा क्योंकि डायरेक्टली वो नहीं पूछे जा रहे. सो दैट मीन्स चीजें बदली हैं लेकिन चीजें छोटी नहीं हुई. सेकेंडली यहाँ पर एक और एग्जांपल जैसे है कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए 5 स्टार मॉडल्स, 5 स्टार रेटेड मॉडल्स को गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, जिससे वो चाहती है कि आप ओल्ड एयर कंडीशंस को आप ओल्ड एयर कंडीशंस को आप जो है रोक सकें, और साथ में जो है आप नए जो लगाएंगे, जो भी एनर्जी एफिशिएंट आप टूल्स लगाते हैं वो टूल्स आपको हेल्प करेंगे. जैसे ब्लू स्टार है, गोदरेज है, एलजी है, वोल्टास है. सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड निश एरिया, क्योंकि जो बिल्डिंग्स ने 2023-24 के अंदर 500 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की. इट इज वन थर्ड ऑफ द कंट्रीज टोटल एनर्जी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. जो आप इसको कैसे पिच करते हैं, कैसे आप इसको लिखते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का यहाँ पर ये रोल आ जाता है. आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट एज फार एज इट इज कंसर्न. आप अपने घर में भी घूम के देख सकते हैं, अगर एसी है तो कौन सा है, और पापा मम्मी से बात कर सकते हैं कि हम अगर ऐसा करें तो कैसा होगा. तो इसीलिए इंसेंटिव्स देने की बात है कि हम आपको इंसेंटिव देंगे जो 3 स्टार से कम है, वो बिल तो बचाएगा ही बचाएगा, लेकिन साथ के अंदर गवर्नमेंट वॉल्स देम टू फेज आउट. सो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का ये गोल है. पार्लियामेंट अमेंड्स बैंकिंग लॉज टू अलाउ फॉर नॉमिनीज, ये गवर्नेंस का पार्ट हुआ. बैंकिंग गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑल्सो कस्टमर प्रोटेक्शन एंड कस्टमर कन्वीनियंस की बात हुई. और ये पार्ट हो जाएगा आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जिसकी चर्चा हम सेबी के कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं, जिसकी चर्चा हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के कंसेप्ट में भी करते हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में. तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको एथिक्स में, एसए में और आपको जीएस में भी इसको कहीं ना कहीं लेके आना चाहिए, आपकी सटल सोच में आना चाहिए, तभी आप चीज को चेंज कर पाएंगे. विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए गवर्नमेंट इज वेरी मच एग्रेसिव, और उसमें ईडी और बाकी जो हमारी मिनिस्ट्री उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया. 44,000 से ज्यादा प्रोसीड्स जो है क्राइम के अटैच कर दी गई हैं. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी चलेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन मोर न्यूज, कोऑपरेटिव्स की हमने अलग से भी बात की थी, और कोऑपरेटिव्स का एक चैप्टर इंडिया बुक में भी दिया हुआ है कि कैसे कोऑपरेटिव्स के डायरेक्टर्स अभी 8 to 10 ईयर्स तक, 8 ईयर्स के बाद 10 ईयर्स तक अब उनको अलाइनमेंट दिया जा रहा है. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011. नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स. ग्रीन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या प्रोजेक्ट कह लीजिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि जो सोलर
एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को एक तरीके से बेंचमार्क बना के बूस्ट दे रहा है। बिडर्स के नेम बता दिए, आपने उनके एनुअल कैपेसिटी भी देख ली मेट्रिक टन में कितनी है, ठीक है भाई। उसके बाद आपने मैक्सिमम अलाउड इंसेंटिव भी देख लिया, ठीक है। इंसेंटिव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रोथ बढ़ाएंगे इंसेंटिव कम हो गया, यानी सरकार ने कोशिश की है कि इंसेंटिव्स दे। इंसेंटिव्स देंगे तो ज़्यादा पुश मिलेगा, और पुश मिलेगा तो आप जो है उसको पॉजिटिवली पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करके आप उसको वायबल बनाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 5 मिलियन टन पर एनम तक पहुंचने की बात है। यही एक की थिंग है जो आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी कि 2030 तक 5 मिलियन टन पर एनम आप कैसे करेंगे। यही है सोचने की बात, और इसको अगर आप सोच पाते हैं तो आई बिलीव मी, आई प्रॉमिस यू कि आप एक स्टेप औरों से आगे चले गए। इनोवेशन इज की टू इंडिया फ्यूचर, हमने ऊपर भी ये बात की, ठीक है। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी पेटेंट्स हर साल वो किए जाते हैं। और उसके बाद हाँ, इंडिया जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इंडिया का रोल सिग्निफिकेंटली राइज हुआ है। लेकिन फिर भी जुगाड़, आप कह सकते हैं कि जुगाड़ से इनोवेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी को हम मिला रहे हैं। ठीक है, चतुरंग की बात हम भी जानते हैं कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वही चेस का है ओरिजिन है, जीरो भी इंडिया से हुआ। लेकिन नाउ वी हैव टू मूव अहेड एंड वी हैव टू पॉजिटिवली एग्रेसिव, चाहे फिर वो प्रीलिम्स हो और चाहे फिर उस सर्विस के अंदर जाने के बाद भी हंसते हुए कुछ अच्छा करने की बात हो, और अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज को पूरे तरह संभालते हुए। रूल्स मस्ट नॉट बी क्रिएटेड इन सच ए वे दैट दे आर बैरियर टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिल्कुल सही बात है। साइबर फ्रॉड्स होते हैं, साइबर फ्रॉड हुए और आपके अकाउंट में 2 रुपए आ गए, तो आज बात यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगर हम की चीज़ों की बात करें जिसमें मनी लॉन्ड्री, टेरर फाइनेंसिंग, हर चीज़ को रोकने की बात है, तो केवाईसी रेगुलेशन होने के बावजूद भी आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाए। सो द क्वेश्चन इज, हमें हर हाल में टेरर फंडिंग, एंटी नेशनल एक्टिविटीज को तो रोकना ही होगा, लेकिन हम साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे कर पाएंगे, कैसे हम आम आदमी तक डीबीटी के थ्रू, और कैसे हम आम आदमी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या मशीन लर्निंग को कैसे पहुंचा पाएंगे। यही इस चर्चा का उद्देश्य है। इसीलिए एफएटीएफ प्रेसिडेंट एलिसादा आंदा मद्रासो वो मुंबई आती हैं, और उन्होंने से भी मतलब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सर के साथ उन्होंने चर्चा की। अब हमने इतनी सारी बातें की, ये अब आ गया एक माइक्रो पॉइंट कि गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स कम हो रहे हैं, अरे ज्यादा भी होंगे। बेंचमार्क 10 ईयर बॉन्ड जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट भी करेगा, और जिस तरह की बाइंग होगी उसी हिसाब से चीजों को आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं दे रिमेन वेरी स्ट्रांग। गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकली स्टेबल होने के साथ साथ अगर पॉजिटिवली वो पुश करती है, सारे नागरिकों को मोटिवेट कर पाती है, आप लूप होल्स को खत्म करने की बात करते हैं और आप कुछ नया लीडरशिप में देते हैं, तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ही इसी से जुड़ा हुआ है, अभी हमने ऊपर ही बात की थी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की। आप उसको अर्जेंट रिफॉर्म की बात करते हैं, और संजीव सान्याल जी के साथ साथ जो ये सृष्टि चौहान जी ने जो लिखा है ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप रॉबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बिल्कुल है, 15 दिन के अंदर भी होने की बात है, क्लेमेंट के क्रेडेंशियल्स पूरे होने चाहिए। अब यहाँ पर चर्चा की गई है कैसे आपका वेबसाइट ठीक नहीं है, आपका पोर्टल ठीक नहीं है, आपका फिर उसके बाद जो है वो अनक्लेम फंड्स के लिए जो है हम बहुत ज़्यादा पुश नहीं करते, तो ऐसा है। तो इसीलिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम चेंज कर ही रहे हैं, टेक्निकल ग्लिचेस बोलना एक बहुत बचकानी सी बात होगी। जब पासपोर्ट हो सकता है उतना लेवल तक, तो ये बात भी जहाँ पर भी पैसा लगाने वाली बात है वो लगाया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी पोर्टल डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट तरीके से कूल करे, क्वेरीज को आंसर दे, और जो नॉन क्लेमेंट्स हैं उसको भी कुछ समय तक रखे, और उसको भी अवेयरनेस दे रहा है कि लोग कैसे अपना क्लेम कर सकते हैं। तो आई थिंक रोड मैप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो आप सेक्रेटरी या फिर आप जो है मिनिस्ट्री लेवल पे या फिर सेबी से अगर बात की जाए, या फिर और जो रिलेवेंट बॉडीज हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प अस। ये एक छोटे लेवल पे एक बहुत छोटे छोटे एग्जांपल, जैसे अरुण मिश्रा सर का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है जो सीईओ है हिंदुस्तान जिंक के। तो हिंदुस्तान जिंक ने देखो एडवांस एआई पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम लिखा जिसका नाम है डिटेक्ट एआई, यानी वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए उन्होंने किया। यानी कि एग्जिस्टिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आप चले लाइट चल पड़ी, आप चले गए लाइट बंद हो गई, आपने बोला ए अलेक्सा, अलेक्सा बोल पड़ी। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूपीएससी जिस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है बहुत पहले, अब तो मेंस में आपको नेक्स्ट स्टेप पे बात करनी पड़ेगी कि आप पानी में कैसे यूज करेंगे, आप सड़क पे कैसे यूज करेंगे, आप गांव के बच्चों को कैसे मोटिवेट क्या करेंगे आप। तो ये वाली बात यहाँ पर आ जाती है, तो इसका एग्जाम्पल आ गया है ये। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस
टेक सिटी की बात हो रही है, गिफ्ट सिटी की, वहां पर हो रहा है, तो ये भी चलने वाली चीज है, ये भी आपके आंसर में लगातार टूल्स आने चाहिए। और तीसरा जो है वो आपका एग्जांपल दिया आईजी डिफेंस और एरोस्पेस के साथ, जिसका इंडियन एयरफोर्स ने करार किया, ताकि जो जहाज है, यानी कि एडवांस ब्लूटूथ लो एनर्जी जो टूल है, ट्रैकिंग सिस्टम है, उसका ये है कि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रिस जो है डैमेज ना कर पाए। टूल है, बोल्ट्स हैं, अदर मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं रनवे के ऊपर, जिससे कई बार टायर बस्ट हो जाता है, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्वालियर एयरबेस के ऊपर इसका शुरुआत की गई है। एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसीज, पहले तो ये सोचिए क्या इंडिया के पास रोबस्ट है? कि शिवराज चौहान सर के आने के बाद से चीजें और ज्यादा स्ट्रीमलाइंड हुई हैं, या क्या सिर्फ हवा में बात हुई है? ड्यूटी चेंजेस अगर होते हैं तो एग्रीकल्चर ट्रेड को आखिर नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान से सब डर रहे हैं, लेकिन क्या इससे हमें मोटिवेट होने का मौका मिलेगा? क्या इससे चना, ओनियन, शुगर, वीट, सोया, ये सब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या उसके ऊपर बहुत फर्क आएगा? तो स्ट्रक्चरली इंडिया इज नॉट ए कंसिस्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ ऑल द क्रॉप्स, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ कम ज्यादा होता है, क्लाइमेट, पेस्ट कंडीशंस और उसके साथ साथ फाइटोसैनिटरी कंडीशंस की वजह से हम ऐसा करते हैं। अब थोड़े दिनों पहले हमने खुद पढ़ा, हमने लोकसभा इलेक्शंस में भी देखा कि ओनियन एक्सपोर्ट कर्व्स को लेके बहुत हल्ला मचा। तो 19 एग्री क्रॉप्स और कमोडिटीज का जब हमने चर्चा की 2000 से 2020 के बीच में, तो हमने पाया कि फार्मर्स वर नेट टैक्स अप टू 14% एंड पॉलिसी हैड ए ग्रेट कंज्यूमर बायस। सो पॉलिसीज आर ए रिस्पॉन्स टू ए सिस्टम दैट इज नॉट फंक्शनिंग, ओके। क्रॉप्स लाइक ओनियन हैव अ प्रेडिक्टेबल साइकिल, बम्पर ईयर आता है, और फिर बम्पर ईयर आया तो प्राइसेस मंडी में कम हो गए, उसके बाद क्या वो पूरी साइकिल मिलके क्या किसान को फायदा हुआ? और जब हायर प्राइसेस हो गए तब भी किसान की एक तरीके से कुटाई हो गई। तो पॉइंट ये है कि क्रॉप साइकिल जब इतनी प्रेडिक्टेबल है तो हम उसके ग्लट और डेफिसिट को हम क्यों नहीं रोक पाते? स्टोरेज को हम प्रॉपरली क्यों नहीं करते? यू नो हम इन्वेस्टमेंट करें अगर उसके अंदर, जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है या वेयर हाउसिंग का भी है, वो सब चीजें और ज्यादा क्यों नहीं होती? एमएनसीज को और ज्यादा बिना लालच की चीजों की जगह इन पे हम क्यों नहीं पुश कर पाते? ये एक सोचने वाली बात है। तो इसीलिए पॉलिसी कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। और वोट बैंक, या फिर मेरा वोट बैंक है, या फिर जो है चलो जब आएगा तो 2 साल 2.5 साल बाद देख लेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, वी आर नेवर गोइंग टू बिकम ए विकसित भारत इन दैट कॉन्टेक्स्ट, वी गोइंग टू टेक अ मोर टाइम। और डोमेस्टिक इम्पैक्ट भी पल्सेस प्राइसेस के ऊपर फर्क डालता है। पल्सेस का हमने पहले भी बात की है कि हम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। नाउ के वेणुगोपाल सर इज सेइंग दैट वी मस्ट रिविजिट एनजेएसी, जिसकी चर्चा अभी दोबारा से होने लगी है, आगे भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल जिसको पूरा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्लियर रीजनिंग जो थी फर्स्ट जजेस केस में, द इशू वाज रिविजिटेड इन 1990s, तो कोर्ट ने एक ड्रामेटिक शिफ्ट के होते हुए उन्होंने प्रीवियस स्टैंस को चेंज करते हुए टर्न आर्टिकल 124 ऑन इट्स हेड, डिक्लेयरिंग दैट कंसल्टेशन एक्चुअली मेंट कंकरेंस। तो सुप्रीम कोर्ट देयर आफ्टर क्रिएटेड द कॉलेजियम सिस्टम, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और कॉलेजियम सिस्टम क्रिएट होने के बाद, यानी जिसके अंदर चीफ जस्टिस होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू द कोर्ट, अ सिस्टम दैट वाज नेवर इन्विसिड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा बोला कि वो कंकरेंस है, एक्चुअली कंसल्टेशन, एक्चुअली इट मेंट कंकरेंस, तो पॉइंट यही हो गया कि अगर हम कंकर नहीं करेंगे तो बात नहीं होगी। So rare consensus emerged across political spectrum in 2014, which resulted in the constitution, that is 99th Amendment Act, establishing NJAC, जिसमें 6 मेंबर होने चाहिए थे, CJI, 2 senior most judges of the Supreme Court, Union Minister of Law and Justice, 2 eminent persons. But सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन अ 4:1 जजमेंट। कोर्ट इन्वोक द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसके अंदर ये कहा गया कि इंक्लूजन ऑफ नॉ मिनिस्टर और 2 eminent person एंड द डिल्यूशन ऑफ द प्राइमेसी ऑफ द व्यूज ऑफ जजेस इन द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट कॉम्प्रोमाइज जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब ये हो गया, अब ये कह रहे हैं कि वेणुगोपाल हु इज द सीनियर एडवोकेट, कि भाई अब जो है आई रिमाइंडेड ऑफ व्हाट जस्टिस हार्लन ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट सेड व्हाइल एड्रेसिंग लॉ स्टूडेंट्स, आई वांट टू से टू यू, इफ वी डू नॉट एक्ट लाइक एन एक्ट ऑफ कांग्रेस, इफ वी डू नॉट लाइक एन एक्ट ऑफ कांग्रेस, वी डू नॉट हैव मच ट्रबल टू फाइंड ग्राउंड्स फॉर डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये वहां का एग्जाम्पल, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा, भारत, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की सोसाइटी, भारत का फेथ, भारत की पॉलिटिशियंस का कल्चर, भारत के अब तक का जो सिस्टम है उसको देखते हुए आप एकदम से कैसे कह देंगे? So it is not as if the collegium system in its functioning has covered itself in glory. NJAC case itself, the dissenting judgment of the Justice J. Chalameshwara deals extensively with the multifarious failing of the system. ठीक है, उस सिस्टम में फेलिंग हो सकती है, लेकिन क्या वाकई एनजेएसी दूध का धुला बन जाता? ये एक सोचने वाली बात है। तो अब यही बात है कि अब इसमें यही चर्चा की गई है, जैसे रूमा पाल, जैसे उन्होंने बोला, शी वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स इन दिस कंट्री। The very secrecy of the process leads to an inadequate input of information as to abilities and suitability of possible candidates, कि क्यों लिए और क्यों नहीं लिए पता ही नहीं चलता है। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी wrote a concurring judgment accepting the majority view in his judgment. He agreed with Justice
Chalameshwara, that the present collegium system lacks transparency, accountability and credibility, and that the trust deficit has affected the credibility of collegium system. तो बात तो सही है, वो अपने तरीके से सही कह रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है उससे अच्छा तो कोई और सिस्टम नहीं है भारत में। जिस जब आप एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से भी इसको देखना पड़ेगा। सो एनजेसी हैड रिस्टोर्ड टू द गवर्नमेंट अ मॉडिकम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द अपॉइंटमेंट सिस्टम एज अगेंस्ट द ओरिजिनल प्रोविजन। इसीलिए ओरिजिनल प्रोविजन विच गेव इट द एक्सक्लूसिव राइट इन चूजिंग द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एंड मेकिंग द एक्चुअल अपॉइंटमेंट। और ये बात भी सोचने वाली है कि इंटायरिटी ऑफ द अमेंडमेंट वाज कैरिड थ्रू द यूनानिमस वोट ऑफ 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट फॉर द डिसेंट ऑफ वन मेंबर, राम जेठमलानी। उसके अलावा सबने कह दिया था। तो अब ये इन्होंने यही बताया कि किस तरीके से जरूरी है कि कुछ नया सोचा जाए। एंड इस नए सोचने से ही आपको देखना पड़ेगा कि कैसे एनजेएसी जो है वो क्या वाकई आता तो शायद जो आज बाहर चीजें आ रही हैं क्या वो नहीं होती कभी। तो अब आप यही कह सकते हैं कि कोर्ट अपनी जगह सही है, हमें देखना पड़ेगा पूरे सिस्टम पे, हम उन पे क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में हमें वी कांट जस्ट नी जर्क रिएक्शन से हम नहीं देख सकते। तो दैट इज वाई इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल मैटर जिस पे बात हो रही है। इंडिया का बायो इकोनॉमी, यानी बायो इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने रिलीज की वो कहती है कि क्या हम ठीक से यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या बायो इकोनॉमी चारों तरफ भारत में बढ़ रही है, उसका उसका बायोफ्यूल है, बायोप्लास्टिक है, क्या वो हो रहा है उसका। फार्मा सेक्टर की अगर हम रोल बात करें, और बायो ई3 पुश, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। मेंस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 5 ऐसे स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। आई रिपीट, और देखो इनकी जोग्राफिकल लोकेशन, यही है स्टेट जहां 2/3 ऑफ द वैल्यू जनरेट हुई है बायो इकोनॉमी की। यानी कि इंटायर ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन जनरेटेड लेस देन 6% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, जबकि वो बहुत ज्यादा कर सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो बायो इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेप्लिकेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं वो इंटीग्रल हैं, हेल्थ केयर हो, फार्मास्यूटिकल हो, एग्रीकल्चर हो। बायो सोर्सेज, बायो रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स और माइक्रो रिन्यूएबल, चीप भी होते हैं और लोकली अवेलेबल भी होते हैं। चाहे आप ऐसी ऐसी चीजें बनाइए, आप चाहे फिर वो पेस्ट्स के लिए मारने के लिए हो, चाहे फिर आप बाकी डिसइंफेक्टेंट्स हो, सब कुछ हो सकता है। जैसे इथेनॉल का यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया, फर्मेंटेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड कॉर्न बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एज अ बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव टू फ्यूल्स। अब बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, यानी अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, विच इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड प्रोसेस टू डेवलप डिजायर्ड प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि हाँ हम पुश करें। कंपनीज आ रही हैं, लेकिन फिर वही बात है, हमें देखना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी जैसे वो है वहाँ उनके अगर आप जीएम क्रॉप से अलग कुछ बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमें देखते हुए बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे मेंस में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और उसके बाद पीटी में भी संभव है कि आपको कुछ ना कुछ पूछा जा सके। इसीलिए प्रपोजल्स दिए गए, इसीलिए पॉलिसी जो है वो चाह रही है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हमें मिले, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, बायो बेस्ड केमिकल्स, एंजाइम्स, फंक्शनिंग फूड्स, प्रिसीजन बायो थेरेपेटिक्स, मेरीन और स्पेस बायोटेक्नोलॉजी और क्लाइमेट रेजिडेंट एग्रीकल्चर में उनका रोल हो। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और अपने घर में और अपना रोज के हिसाब से भी सोचिए, क्या हम कोई रोजमर्रा में ऐसी कोई चीज यूज कर रहे हैं जो बायो इकोनॉमी का एग्जाम्पल, और आप मुझे लिखिए व्हाट्सएप पे डालिए, जो लोग डाल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। यू कैन ऑलवेज ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। एनजेएसी एंड द वीटो क्वेश्चन हमने पहले भी चर्चा की, जुडिशियल अपॉइंटमेंट की हमने ऊपर भी बात की थी कि कैसे 1950 में सिटिंग फेडरल जजेस वर ट्रांसफर टू द न्यूली एस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस हरीलाल कानिया जी हु हेडेड द फेडरल कोर्ट बिकेम द फर्स्ट सीजेआई। अगले 27 साल तक एग्जीक्यूटिव मेड अपॉइंटमेंट टू द हायर जुडिशरी एंड ऑल्दो ए सोशली कंजर्वेटिव जुडिशरी स्ट्रक डाउन सेवरल लॉज प्रॉम्प्टिंग पार्लियामेंट टू रिपीटेडली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। टसल जो था वो द टसल जो था उसने अपॉइंटमेंट्स को कभी टच नहीं किया। 1970s में इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया, शी डिसाइडेड टिंकर विद द सीनियरिटी नॉर्म इन चूजिंग सीजीआई, superseding 3 judges. Justice A.N. Ray was appointed CJI in 1973. Again in 1977, Justice M.H. Beg was appointed CJI, overlooking Justice H.R. Khanna, जो senior individual. As a response to the executive's emergency era interference, judicial appointments in the Supreme Court in subsequent rulings evolved the collegium system of appointment, इसकी मैंने बात ऊपर की। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 क्लॉज 1 की बात की मैंने ऊपर, ये बात की डिटेल में, लेकिन ये आर्टिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे ही वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लीजिए, इसको रट लीजिए, इसको समझ लीजिए। और हमने अभी एनजेसी की बात ऊपर की थी, उसको चैलेंज भी किया गया। और बाद में अगर मैं लास्ट में बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो कुछ वॉइसेस ने कहा था निगोशिएट कर लीजिए वीटो पावर पे। द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन इंसिस्टेंट ऑन हैविंग ए वीटो अगेंस्ट द जजेस, अमेंडमेंट माइट हैव पास्ड मस्ट हैव पास्ड मस्टर विद अपेक्स कोर्ट, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अनदर इशू अपार्ट फ्रॉम द वीटो वाज द एप्रिहेंशन ऑफ 3-3 डेडलॉक विद इन द एनजेसी। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस
संजय किशन कौल इन एन इंटरव्यू, उन्होंने कहा दिसंबर 2023 में, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव हैड ए कास्टिंग वोट, it would have been a predominance to the judiciary. Once that is done, then the appointment must go through and there should not be a second look at it by the government. If NJAC, the NJAC could have been balanced if the judiciary predominance was protected. वो तो नहीं किया गया था. अगर प्रोटेक्शन उनकी प्रीडोमिनेंस को प्रोटेक्ट करते तो बात तो दूसरी थी. आई थिंक पॉलिटिकली ऑल्सो इट वुड हैव बीन पॉसिबल, इट कुड हैव बीन पॉसिबली बीन एक्सेप्टेड इफ इट हैड बीन ट्वीक्ड. अगर उसको ट्वीक करके हम रखते, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लेके आते, लेकिन हुआ क्या, उसको पूरे के पूरे से नल अवॉइड कर दिया गया कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे खतरा आता है, प्री एमिनेंस जो जुडिशन की वो नहीं है और लॉ को वायलेट करता है बेसिकली, यू नो कैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर मैं आगे बात करूं तो सेक्शन 44(3) जो न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, जिसको आप कह सकते हो डीपीडीपी, जो डीपीडीपी एक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को दर्शाता है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025. तो उसके अंदर बात ये की गई है कि अगर आप प्राइवेसी के नाम के ऊपर आप अगर नहीं दोगे पब्लिक इंफॉर्मेशन और आप ये कहोगे कि ये जो पब्लिक आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ये पब्लिक डोमेन से कैसे जुड़ी हुई है, तो इसमें एक्टिविस्ट का कहना है आरटीआई एक्ट की धज्जियां उड़ जाएंगी. वो चेंज जो है वो खतरनाक हो रहा है, उससे सही चीज़ों को दबाया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत है. सो जो प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा है वो अगर इस तरीके से होगा कि इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं उनमें प्राइवेसी के नाम पे उनको रोका जाएगा कि ये चीज़ आपके पर्सनल डेटा नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये पब्लिक, पहले आप प्रूव कीजिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट से कैसे जुड़ी हुई है. तो एक्टिविस्ट का कहना है कि इट इज गोइंग टू रियली क्रिएट ए कंडीशन विच विल बी नेगेटिव. आप इस पे और सोचिए. अब हेल्थ टैक्स सिर्फ लगाने से क्या जंक फूड क्राइसिस रुक जाएगी? तो क्या होगा आपके, क्या होगा आपके डोमिनोज के 30 मिनट डिलीवरी का, आपके जेप्टो जोमेटो, उसके बाद क्या होगा आपके ये जो आईपीएल चल रहा है, ये सब कहाँ जाएगा? घुसेगा कौन इसको? तो क्वेश्चन ये है कि पॉपुलर प्रोसेस्ड फूड्स हैव शुगर फॉर फैट सॉल्ट, और उनका जो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टेम्पटिंग जो उनका कवर होता है, और जिस तरह का सोसाइटी ने कल्चर बना दिया है कि भाई रोज ही बाहर खाना है, मेरे फ्रेंड्स भी खा रहे हैं, और जो नया अर्बन इंडिया है वो कहता है कि 1 in 3 अर्बन इंडिया दिया भी हुआ है, इट इज ओके टू ईट प्रोसेस फूड फ्रीक्वेंटली, यानी मल्टीपल टाइम्स इन द डेली में देखिए, आप डेली देखिए प्लीज, डेली में देखिए और मल्टीपल टाइम्स इन द वीक भी देखिए. सोया और रागी बेस्ड स्नैक्स हैं, पैकेज राइस ब्रेड स्लाइसेस हैं, देखिए आप 18 22 23 किस तरीके से दिया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स इन ए वीक, कितनी बार दिया हुआ है, और डेली में भी 9, ना इट इज अ परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स. तो आप देखिए कि कितने लोगों में डेली भी है और मल्टीपल टाइम्स भी इन द वीक है. और शेयर ऑफ द कंट्रीज जो टैक्स कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक शुगरी ड्रिंक्स को, आप वो देखिए आप कि कंट्रीज ने जो मतलब कंट्रीज जो आप लगाइए टैक्स लगा रहे हैं. तो हमें समझना पड़ेगा. ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड WHO ने जो दिया है. दूसरा, आप फ्लेवर्ड योगर्ट देखिए, शुगर देखिए और सोडियम देखिए, फैट देखिए. आप देखिए शुगर और सोडियम बहुत ज्यादा है. रेडी टू ईट पोहा और उपमा में देखिए आप, प्लीज डू हैव अ लुक. आप सोया और मिलेट चिप्स में देखिए. और उसके बाद मैं बर्गर पैटी की तो बात ही क्या करूं, चलिए वीक में एक बार चलता है, लेकिन इट इज रियली 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 डेंजरस. इंडिया 28% जीएसटी लगाता है कुछ बेवरेजेस के ऊपर, लेकिन फिर भी आप देखियो फ्रूट एंड पल्प ड्रिंक्स पे, शुगर बॉइल्ड कॉन्फेक्शनरी पे, शुगर कैफिनेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, माइंड चार्ज, बॉडी चार्ज, क्या जिंक पी के ही होगी, या वो जो बुल आता है वो जो रेड बुल है, और उसके अलावा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तभी आप मिल पाओगे जब वो चार्ज पी के जाओगे. तो ये सब बर्बादी की तरफ बढ़ा रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, जीने का अंदाज ही ऐसा है. तो इसीलिए आपको सोचना होगा कि हम क्या करें. आप देखिए, आप इस पर सोचिए, और मेंस के अंदर जरूर इस पे एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है. ये पूरा आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें से आप कुछ निकाल लीजिए अपने लिए जिसको आप ऑन द कफ कभी भी बोल सकें. अब इनसाइड द निश चार्म ऑफ इंडियन माइक्रो स्कूल से, एक तरफ हम कहते हैं गरीबों को बिल्कुल स्कूलों में कुछ हो ही नहीं रहा है, उनके पास तो खेत भी है, उनके घर के पास कबाड़ा भी है, गार्बेज भी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं. दूसरा अपर एंड अपर क्लास का जो बंगलों के अंदर स्कूल खोल रहे हैं, या एकदम आप कोने पर ले जा रहे हैं उनको, बीच के ऊपर आप उनको ड्राइंग भी करा रहे हैं, उन्हें पता है कि वो कुछ भी ना कर पाएंगे उस तरीके से, वो हार्श लाइफ के लिए रेडी भी नहीं होंगे तब भी काम करते. दोनों एंड से मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, बीच का कुछ होना चाहिए. तो माइक्रो स्कूल स्प्राउट हो रहे हैं, हम भी माइक्रो ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, लेकिन हम तो जब भी डंडा मारते हैं तो स्टूडेंट भाग जाता है, या फिर स्टूडेंट जो है हमारे ऊपर ही बम गिराता है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है. ऑब्वियसली मैं तो ऐसा ही कहूंगा, लेकिन फिर भी बम गिराने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन धक्के खाने के बाद समय नहीं रहता है. तो वही है कि लो एजुकेटेड टू स्टूडेंट रेशियो हमारे यहाँ तो बहुत है, हमें यहाँ तो सिंगल सिंगल है, हमारे यहाँ तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है आगे.
तो पॉइंट यही है कि माइक्रो स्कूल्स जो है वो गवर्नमेंट और अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज तो करता नहीं है, इसलिए अनरेगुलेटेड है, होम स्कूलिंग की तरह है वो, और डिफरेंट स्ट्रक्चर में ऑपरेट करते हैं, रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट की तरह हो जाते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो क्या ये आम आदमी के लिए है? असंभव। क्या ये कोई मोर इंक्लूसिव और पब्लिक सर्विस कर पाएंगे? मुश्किल है। स्टार्टअप और उन चीज़ों में हम सोच सकते हैं, लेकिन आपको इनके एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे कि कैसे सरकार मेन स्ट्रीम स्कूल से जोड़ के उसको लर्निंग को और ज़्यादा कैसे बनाए। अब लॉयर्स को क्या ऐड देने चाहिए? क्या एथिकल है? डॉक्टर को क्या खुद ऐड देने चाहिए? क्या एथिकल है? लेकिन हमारे यहाँ सर्वोगेट ऐड के नाम पे सब कुछ चलता है। हमारे यहाँ सर्वोगेट ऐड के नाम के ऊपर दबा के चीजें की जाती हैं, ये अनएथिकल है। इस चीज की चर्चा की गई है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया है। आप क्या सोचते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए? दैट इज द होल पॉइंट। इंडिया ऐसा नहीं है कि अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। इंडिया जो है पीएलआई स्कीम के साथ साथ, बाकी मैं तो ये कहूंगा कि वो रिवाइज हो ही रहा है। जब आप पीएलआई स्कीम पे ही आप जब फोकस करते हैं, तो पीएलआई स्कीम के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट्स को आप संज्ञान ले रहे हैं, साथ में स्टेट्स बहुत अच्छा करने की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु का हमने पढ़ा था कैसे जो है नॉन लेदर फुटवेयर में वो अपने आप को पुश कर रहा है। फिर उसके बाद असम में सेमीकंडक्टर की हमने बात की, हमने टाटा की बात की। इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर भी है। तो हम रिवाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को उस एंगल से आपको एग्जाम में लिखना है, ना कि आपको क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तरह लिखना है। मॉडर्न इकोनॉमीज क्या ह्यूमन बींग्स को वैल्यू नहीं करती? तो गांधीयन इकोनॉमिक्स में कैपिटल ह्यूमन वैल्यूज को अगर हम इन्फॉर्म करके अगर बात करें, जो अरुण मेहरा सर हैं, ये भी आई थिंक इज अ फॉर्मर आईएएस ऑफिसर ओनली, तो अब वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन आई बिलीव इंडिया में तो बिल्कुल है ये। इंडिया में चाहे वो बात है, चाहे वो आईआईटीआईज की बात है, चाहे फिर वो इंटर्नशिप स्कीम की बात है, चाहे फिर वो हम बात कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया की बात है, खादी की बात है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है। आई थिंक बहुत सारी चीजें, तो हमको उस एंगल से इस आर्टिकल को देखना है रादर देन गोइंग बाय द अदर साइड। फोकस ऑन कंटेंट डिस्क्लोजर लेबलिंग। तो डीप फेक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कहना है बहुत जरूरी है। देयर इज रियलाइजेशन अमंग स्टेक होल्डर्स दैट डीप फेक्स नीड टू बी टैकल्ड, और उन पे ओवरसाइट होना चाहिए। माइन्यूट जो है चेंजेस को हमें देखना होगा। डीप फेक्स जो है वुमेन को टारगेट करते हैं, जैसे स्टेट इलेक्शंस में स्कैम बन रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ना होगा, और मैंडेटरी रेगुलेशन लेके आना होगा कंटेंट डिस्क्लोजर का, ताकि ये पता लग सके कि वो सही है कि गलत है। तो दिस इज ऑल्सो अ वे अहेड जो आगे जा रहा है। तो फोकस ऑन कंटेंट डिस्क्लोजर एंड लेबलिंग। गवर्नमेंट रिपोर्ट टू दिल्ली हाई कोर्ट जब ऐसा कहती है, तो दिल्ली हाई कोर्ट वो फिर लाइन बनाएगा उस चीज को, वो पूरे इंडिया में फिर उस चीज को किया जाएगा, उसकी गाइडलाइंस होंगी। तो आपको सोचना है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, जैसे कि जो इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर है, कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो डेटा कलेक्ट करे, पूरा का पूरा क्राइम को रजिस्टर करे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको देखें, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर। और जो बाकी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी इंटरमीडियरीज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत भयावह होने वाला है। अब इंडिया में अभी अभी अगर हमने पैसा बढ़ाया है कि भाई एमएसएमईज को और माल देंगे, तब जाके मीडियम साइज फर्म इंडिया में बनेगी। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को दूर करने की बात हो रही है, जो वीवीआर सुब्रमण्यम सर ने अभी भी कहा, एमएसएमई के कॉन्टेक्स्ट में ही कहा। तो वो वरी जरूर सही कर रहे हैं कि लार्ज कंपनीज तो बहुत सारी है, माल बहुत है, एचएनआई भी बहुत दबा के, लेकिन इंडिया का जो एमएसएमईज हैं वो और थोड़ी सी बढ़े। उद्यम इज द ओनली पोर्टल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उसको और ज्यादा स्मूथ और ज्यादा उसको स्मार्ट बनाए। माइक्रो इंटरप्राइजेज जो है, अब हमने उसकी डेफिनेशन को चेंज किया है। तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज में हर बच्चा जो टेक्निकल एजुकेशन से बाहर आ रहा है, वो जो है रियल लाइफ एक्सपोजर उनको मिलना चाहिए, रियल एक्सपीरियंस उनको मिलना चाहिए, और मीडियम कंपनीज उनको हायर करें। और उन्होंने इसीलिए डीरेगुलेशन की बात की कि डीरेगुलेशन होना चाहिए। डीरेगुलेशन होगा तो आप सोच पाएंगे, इनोवेशन होगा, उसके लिए सोशल सिक्योरिटी आप पहले से दे ही रहे हैं, लोन अगर आपने लिया तो वो भी आप उतार पाएंगे। तो R&D इन्वेस्टमेंट, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगा, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अगर मतलब उसके अंदर जो भी कमियां कमियां हैं और जो भी फॉल्स एक्रेडिटेशन है वो बंद नहीं होंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि कितने सारे फेक जो है आपके फार्मा स्कूल ही खुल के बैठ गए हैं। ये सब चीजें जब तक होंगी तब तक आप रियल चेंज नहीं कर सकते। आपने सोचा मेरा पैसा, मेरा बंगला, मेरा ही फॉरेन ट्रिप, मेरी फैमिली का फॉरेन ट्रिप, ये जो माइंडसेट है, ये जो सिस्टमिक एक करप्शन वाला कल्चर है, ये बहुत गड़बड़ है। अब लास्ट में जैसे इन्होंने लिखा है कि एमएसएमईज आर द बिगेस्ट सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। Everybody pays lip service to MSME, but actually does anybody do much for MSME? It is a very difficult thing. अब उन्होंने दिल की बात कह दी है। तो गवर्नमेंट जो है 6 करोड़ एमएसएमईज को एक साथ वो नहीं कर सकती, समझे, सबको नहीं रीच कर सकती, सीआई भी रीच नहीं कर सकता। तो फिर कैसे होगा? आप अपना घर आप अपना कर लीजिए, नेताजी का हो गया, नेताजी मिनिस्टर का हो गया, मिनिस्टर के साथ साथ कुछ हाई फाई ब्यूरोक्रेट्स का हो गया, और आपने सोचा आपने देश बदल दिया। आप अपना भी कुछ नहीं बदल पाएंगे। जीवन एक है, मर्जी है आपकी।
यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे पैन का एग्जाम्पल दिया इन्होंने दिया, एफएसएसएआई अभी भी बात हुई, हमने माइक्रो एमएसएमईज की बात की, तो ये उसका एक और एग्जाम्पल है कि कैसे हम स्मूथ कर सकते हैं, कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे हम पुश कर सकते हैं। GSAT 18 कॉस्ट, तो जो हमारी जो पीएसी है, दैट इज पब्लिक जो कमेटी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को, वो कह रही है कि आप इकोनॉमिकली और प्रूडेंट हो जाइए। तो मतलब ठीक है, लेकिन हम अगर जनरल बात करें तो नॉन यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ही कम आया है। और थोड़ा बहुत अगर लॉस कभी इसरो कर भी दिया, इसरो ने, तो मैं अगर कैजुअल उसमें कहूँ तो स्पेस सेक्टर ने हमें बहुत ज़्यादा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बोलने के बावजूद मैं तो ये कहूँगा वो हमेशा प्रूडेंट रहा है। ट्रांसपॉन्डर्स हो सकता है यूज़ ना हुए हों, लेकिन ये एक ऑफ बीट एग्जाम्पल है। GSAT 14 की अगर यहाँ बात हो रही है, ट्रांसपॉन्डर जो यूटिलाइज ना होने की बात हो रही है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, ऑफ बीट है, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि उसके लिए भी वो अकाउंटेबल है। पॉलिटिशियंस टारगेटिंग ईच अदर इज नॉट डिफेमेशन, ये सोचना पड़ेगा, लेकिन माल आपके पास भी है, माल आपके पक्ष वाले के पास भी है, दोनों मिलके लगे हुए हैं। तो अब क्या करें, बुद्धि लगाने वाली बात है ये कि आप कहाँ किस चीज को करेंगे, पैसा है तो आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि दार्जिलिंग एमपी फ्रॉम बीजेपी राजू बिस्ता हैड लॉन्च्ड अ केस अगेंस्ट बीजेपी's Kurseong West Bengal MLA Vishnu Prasad Sharma, alleging that he had harmed his reputation by stating that during a press conference in April 24 the former had been involved in corrupt practices related to Jal Jeevan Mission project। तो भैया वो तो एक, आपने सूर्य रोशनी लिमिटेड का नाम भी लिया है, जहाँ पे एमपी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, तो ठीक है। तो लेकिन आप उसको उसी लेवल पे डील कीजिए, ना कि ऐसे। तो ये अपने आप में एक समझने वाली बात है जो बहुत मुश्किल है। ईडी एक्स चीफ इन द पीएम एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वी ट्रस्ट द पीएमओ, वी ट्रस्ट इट्स बॉडी। संजय सर का है, संजय सर हैज बीन अमेजिंग ऑफिसर, रोल मॉडल फॉर हार्ड वर्किंग एंड हिज ग्रेट मेमोरी एंड ऑल्सो हिज ग्रेट रोल। सो वी लुक फॉरवर्ड टू, इंडिया आगे बढ़ेगा। औरंगजेब अगर बहुत ही क्रूअल थे, औरंगजेब के पास प्रिजुडिसेस थी, तो ये बात बिल्कुल सही है, या फिर और भी आप एडॉल्फ हिटलर, औरंगजेब, नथुराम गॉडसे का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। तो फिर हमारे यहाँ इतने मंदिर कैसे बच गए? भाई हमारे यहाँ इतने मंदिर ऐसे बच गए, एक तो हम लोग जो है बहुत ज्यादा नंबर में थे। दूसरा फिर इतना होने के बाद भी हमने एलियनिटी को स्वीकार नहीं किया। कहने वाली बात तो यही है कि अगर ब्रिटिश ने रेलवे दिया, टेलीग्राफ दिया, ग्रांड बिल्डिंग बनाई, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि भगवान थे, उन्होंने इंडिया को रूथलेसली लूटा भी, और इंडियन माइंड्स को भी उन्होंने कॉलोनाइज किया। तो इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे बलबीर पुंज जी ने समझाने की कोशिश की कि कैसे जो माइनॉरिटी है वो खत्म हो गई, बांग्लादेश में खत्म होने की बात है, पाकिस्तान में खत्म होने की बात है, अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ मंदिर बच गए तो औरंगजेब ने कुछ किया ही नहीं, आप सब कुछ करके भी नहीं कर पाए। तो रेशनल कोई बनता नहीं कि जो इन्वेडर्स थे उनको हम यूलाइज करें या हम उनको ग्लोरीफाई करें। डेफिनेटली वो उसमें मुस्लिम आइडेंटिटी का कोई रोल नहीं है। और आप टॉलरेंस और पॉजिटिविटी को आगे लेकर चलें। गुजरात पैनल ने सजेस्ट किया कि सजेस्ट एसी ऑफिसेज ऑफलाइन मीट्स एंड जापानीज फिलोसफी, बिल्कुल सही बात है। अब देर है दुरुस्त है। तो आप जो है इन चीज़ों को कम यूज़ करेंगे। काइजान फिलोसफी है जिसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू स्मॉल एक्ट्स की बात की जाती है, हम तो डेली लाइफ में उसको फॉलो ही करते हैं हार्मोनियस वर्क प्लेस के लिए। तो वही है कि आप जो है QR कोड और जो है सजेशन बॉक्सेज यूज़ कीजिए स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर, लोगों को आना भी ना पड़े, फीडबैक एनोनिमसली दें, राइटिंग दें, वॉइस रिकॉर्डिंग्स दें। दूसरा फिर जो है एसी को आप सिर्फ 26 डिग्री तक चलाएं, उससे नीचे ना चलाएं। उसके बाद जो है आप ज़रूरत ना हो तो उसको ना यूज़ करें। और उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बोला है कि रूफटॉप सोलर भी हम लगाएं, स्ट्रीमलाइन करें वर्क को, जो सभाज हैं, समिति जो गवर्नेंस के लिए, जैसे हम वैदिक एज में अभी हम पढ़ते हैं, तो उन चीज़ों को छोटे छोटे लेवल पे लेके आएं। और माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग भी प्रिपेयर्ड एंड सर्कुलेटेड विद 24 आवर्स। आई एम प्राउड टू से बहुत सारी चीज़ें मैं हमने अपने लेवल के ऊपर हमारे कोर्सेज में डालने की कोशिश की हैं। ईश्वर उस बात का गवाह है कि कब वो चीज़ें हमें सक्सेसफुली हम इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन हम करके रहेंगे अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सो दिस इज ऑल फॉर द डे एंड वी विल गेट बैक टू यू विद मोर इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड मोर कंटेम्प्रेरी एंड एकदम करंट आइडियाज के साथ, सो दैट यू कैन गेट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। डू जॉइन आवर कोर्सेज इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। विशिंग ऑल यू बेस्ट फ्रॉम अंसरकारी।